नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके बीच खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां, प्रेरणादायक कहानियां और योजनाओं की जानकारी आपके बीच लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा जैविक खाद। सर्दी के मौसम में मछलियों का रखें विशेष ध्यान। और पथरीली भूमि को भुरभुरा बनाता है माउंट हैरो डिस्क। अब खबर विस्तार से। पिछले दिनों राजधानी पटना के बामेती में कृषि निदेशालय द्वारा विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री श्री रामकृपाल यादव ने किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार और निदेशक श्री नितिन कुमार सिंह के साथ राज्य भर के किसान मौजूद थे। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में जैविक खाद मदद करेगा। मिट्टी स्वस्थ होगी तो बिहार और मजबूत और समृद्ध बनेगा। किसान भाई, अगर आप अनाजों की खेती करते होंगे तो आपने गेहूं जरूर लगाया होगा और उसके पौधे भी निकल आए होंगे। तो गेहूं बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद पहली सिंचाई जरूर करनी चाहिए। साथ ही पहली टॉप ड्रेसिंग नेत्रजन का उपयोग आप कर सकते हैं। इससे आपके पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। अगर आपने पिछले फसल चक्र में सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो सल्फर का प्रयोग जरूर करें। इससे आपकी फसल भी अच्छी होगी। गेहूं की खेती में सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं में से एक है। इस फसल की सिंचाई मिट्टी और मौसम पर निर्भर करती है। अच्छी किस्म और अच्छी खाद डालने के बावजूद अगर सही समय पर सिंचाई ना की जाए तो पैदावार अच्छी नहीं हो पाती। इसकी सिंचाई 5 चरणों में की जाती है। पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन के बाद कर लेनी चाहिए। पारंपरिक तरीकों से ज़्यादा कारगर आधुनिक तरीकों से की गई सिंचाई होती है, क्योंकि ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई से पानी और मेहनत दोनों की बचत होती है। सिंचाई के साथ साथ गेहूं फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन भी बेहद ज़रूरी है ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो सके। सर्दी के मौसम में मछलियों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह समय मछली पालन के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में तालाब का पानी और उसका तापमान भी नियंत्रित नहीं रहता, जिससे मछलियों के स्वास्थ्य को नुकसान होता है। इन दिनों तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसे बनाए रखने के लिए एरिएटर का प्रयोग करना चाहिए ताकि मछलियां सुरक्षित रह सके, क्योंकि इन दिनों धूप कम निकलती है और फीडिंग रेट भी कम हो जाती है। इसीलिए भोजन की जो मात्रा है उसे भी कम कर दें ताकि मछलियों पर मौसम का असर ना पड़े। किसान भाई, उन्नत प्रभेद से अगर खेती की जाए तो फसल की पैदावार तो अच्छी होती ही है, साथ में मुनाफा भी अच्छा होता है। किसान भाई, गेहूं की खेती के लिए अभी मौसम अनुकूल है और अगर आप गेहूं की खेती करने जा रहे हैं तो गेहूं के उन्नत प्रभेद हैं HD 2733, PVW 502, HD 2884, HD 2967। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में हम जुड़ रहे हैं ग्राम शुभई जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान दीपक कुमार सिंह से। दीपक कुमार सिंह ने आलू की खेती के लिए जैविक विधि अपनाया है। इससे ये लागत मूल्य से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इनका कहना है कि इस तरह आलू की खेती में लागत कम लगती है
और मुनाफा भी अधिक होता है। आइए सुनते हैं। आलू के खेती में लगभग सर हम अभी जो ले रहा हूँ, अभी 12 रुपये के.जी. हमने आलू लिया है। मैंने 480 रुपये का एक पैकेट लेता हूँ, जिसमें हम 1 कट्ठा उसका होता है। लागत लगभग वह 300-400 से 500 रुपये आता है। लगभग 1200 से 1400 रुपया आता है प्रति कट्ठा। और हम लोग 2000 से 3000 रुपये प्रति कट्ठा उसका बेनिफिट लेते हैं। पथरीली भूमि को भुरभुरी बनाता है माउंट हैरो डिस्क मशीन। यह एक ऐसा कृषि यंत्र है जो जुताई के काम को आसान और कुशल बनाता है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। साथ ही यह छोटे खेतों में चलाने में भी आसान होता है। माउंट हैरो डिस्क मशीन एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसका उपयोग बुआई से पहले खेती की आखिरी तैयारी के लिए किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे ट्रैक्टर से आसानी से जोड़ा जा सकता है, जिससे यह छोटे और संकुचित खेतों के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह कृषि यंत्र एक साथ कई कामों को कर सकता है। मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़कर महीन करना, खेतों में खरपतवार हटाकर पिछली फसल के अवशेषों को मिट्टी में मिलाना और फसल बुआई के लिए भूमि समतल करना। यह मशीन जुताई के बाद के काम को आसान बनाती है और मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं पटना के बाजार समिति में और जानते हैं आलू और प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 3000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 2800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2400 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2500 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए देखते हैं मौसम समाचार। ठंड बढ़ गई है, लेकिन दिन में धूप खिलने के कारण थोड़ी राहत महसूस की जा रही है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। आज के कृषि समाचार में आपने देखा सरकार की नीति, सूचना, सफलता की कहानी, मंडी भाव और आज के मौसम का हाल। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे और कृषि जगत से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। एक बार फिर से आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। कृषि जगत से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण विषय, जैविक विधि के जरिए किस तरीके से हम अपने फसलों को कीटों से बचा सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, खेती एक ऐसी मेहनत की काम है जिसमें हम मेहनत से फसल को तैयार करते हैं, लेकिन कीट इसे बर्बाद कर देते हैं। कीट इसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ऐसे में क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बिना जहरीली कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना अपने फसल को तैयार कर सकते हैं? तो हाँ, यांत्रिक विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से अपने फसल को तैयार कर सकते हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहायक निदेशक सत्य कृषि विभाग राजीव कुमार। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। दर्शकों, आज का हमारा विषय है यांत्रिक विधि से फसलों में लगने वाले कीटों का समेकित प्रबंधन। फसल किसान भाइयों का एक मेहनत होता है, लेकिन कीट इसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ऐसे में आखिर क्या कोई विधि है जिससे हम जहरीली कीटनाशकों के उपयोग के बिना अपने फसलों को ठीक रख सके? तो ऐसे में इसका जवाब है हाँ,
क्योंकि यांत्रिक विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से अपने फसल को तैयार कर सकते हैं। किस तरह से, इस पूरे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सहायक निदेशक सस्य कृषि विभाग राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू ज्योति मैम। सबसे पहले सर, हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बिना कीटों के कीटनाशकों के इस्तेमाल के अपने फसल को तैयार कर सकें? जी है, बगैर कीटनाशक के प्रयोग के भी अपने जो फसल में कीट जो लगते हैं उनका प्रबंधन किया जा सकता है। इसके लिए जो एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन जो तकनीक है, उस तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है। उस तकनीक में बेसिकली मुख्यतः क्या होता है कि चार उसमें विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है सस्य विधि, दूसरी है यांत्रिक विधि, तीसरी है जैविक विधि और चौथी है रासायनिक विधि। रसायन को हम लोग अंतिम हथियार के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हमारे फसल में कीट लग रहे हैं तो उनको हम ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, किसान भाई क्या करते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों का ही सबसे पहला हथियार वाला मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपने फसल के बचाव के लिए अगर चाहें तो अन्य विधियों का उपयोग करके भी अपने फसलों में लगने वाले कीटों को नष्ट कर सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं, और फसल पर लगने वाला जो कीटनाशक का जो लोड है, जो उनका खर्चा है, उसको हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताना ये चाहेंगे कि जो कीटनाशकों का हम लोग जो प्रयोग करते हैं फसल के ऊपर जब कीट का प्रकोप होता है, तो हमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो फसल हमारे लगे हुए हैं उस पर जो कीट है उसकी इंटेंसिटी कितना है, किस लेवल में उस फसल में कीट लगे हुए हैं, क्या इंटेंसिटी उसकी है। उसके बाद हमको निर्णय लेना चाहिए कि कीटनाशक का प्रयोग करना है अथवा नहीं करना है। अगर इंटेंसिटी कम है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्षति स्तर से अगर कम है, अगर उनसे नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हमें यांत्रिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं अपने फसल के ऊपर, तो उस कीटनाशक का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो उसका छिड़काव होते हैं, हमारे दोनों प्रकार के कीटों पर जाते हैं। पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे फसल में दो तरह के कीट पाए जाते हैं। एक जो कीट होते हैं जो फसल की रक्षा करते हैं, दूसरे जो होते हैं फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बेसिकली हम जो फसल पे छिड़काव करते हैं रासायनिक कीटनाशकों का, हानिकारक कीटनाशकों का, उसमें हम लोग फसल को नुकसान करने वाले कीटों को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए हम लोग डालते हैं। लेकिन उनके साथ जो हमारे जो मित्र कीट जिसको हम बोलते हैं, जो फ़ायदा पहुँचाने वाले कीट हैं, जो नुकसान पहुँचाने वाले कीट को खा करके उनको नष्ट करके फसल की रक्षा करते हैं, साथ में अगर हम छिड़काव करते हैं तो वो भी साथ उनके साथ नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे खेत का जो एक तरह से जो पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन है, इकोसिस्टम, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है यांत्रिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे खेत में अगर अभी रबी के सीज़न चल रहा है, रबी सीज़न में गेहूँ की फसल में या सरसों की फसल में, मटर की फसल में या मसूर की फसल में ज़्यादातर देखेंगे आप लोग कि एफिड्स यानी माहू इसको बोलते हैं हम लोग, तो माहू का प्रकोप ज़्यादा रहता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग चिपचिपा प्रपंच का प्रयोग कर सकते हैं। चिपचिपा प्रपंच क्या होता है, एक 1 फीट बाई 1 फीट का एक चौकोर एक स्ट्रक्चर होता है, जिस पे पीले रंग से पेंट किए होते हैं। उसके ऊपर में कोई चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, उसको हम लोग फसल से 102 फीट ऊपर हम लोग खेत में गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद क्या है कि जो कीट हैं, जैसे एफिड्स है, माहू है, जस्टिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी जिसको कहा जाता है, वो कीट जो है उनको फूल समझ करके उस पर बैठने जाती हैं, और उनके विंग्स, उनके पंख कितने छोटे होते हैं कि उस पर जैसे बैठेंगी वो उस पर चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद वहीं पे वो चिपके ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इन कीटों को, जो पत्तियों से, फूलों से, फलों से रस चूसने वाले जो कीट हैं, उन कीटों के इसके माध्यम से हम लोग नियंत्रित या कंट्रोल या प्रबंधन इसका कर सकते हैं। दूसरा है कि बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो प्रकाश की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लाइट की तरफ। हम लोग देखे होंगे कहीं घर के बाहर में लाइट अगर हम लोग हैंग कर देते हैं तो उस पर देखेंगे हम लोग कि बहुत सारे कीट उसके सामने आ जाते हैं। तो उस तकनीक का हम लोग प्रयोग करके खेत में अगर हम लोग प्रयोग करें उसको तकनीक को, तो उसके लिए क्या करना होता है कि खेत के बीचों बीच एक हम लोग को टब लेना होता है, टब में पानी भर देना होता है, उसमें थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल देना होता है या सर्फ थोड़ा सा डाल देना होता है, और उसी के बीचों बीच साइड से हमको एक बल्ब उसमें लटका देना होता है। आजकल सोलर बल्ब भी आ रहे हैं, तो सोलर बल्ब लटका देने से क्या होता है कि
शाम को 7 बजे से लेकर के 6 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो उस पीरियड में क्या होता है, जितने भी पेस्ट होते हैं वो अपने भोजन की सर्च में रहते हैं, तो वो जो है आएंगे उस लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये इनका आकर्षण होता है लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ आकर्षण होता है, तो ये उसकी तरफ आएंगे, फिर वहाँ पर टकरा करके पानी में गिरते जाएंगे, और इस प्रकार से हम उन कीटों को हम लोग प्रबंधित कर सकते हैं बिना किसी रसायन के। उसके अलावा जैसे हमने चिपचिपा परपंच बताया, चिपचिपा परपंच में और भी कई तरह के परपंच हैं, जैसे आपका ब्लू स्टिकी ट्रैप है जिसमें हम लोग जसीड्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वाइट स्टिकी ट्रैप है जिसमें हम लोग जो है जो प्लांट बक्स होते हैं और चार्ट वगैरह में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका ब्लैक स्टिकी ट्रैप है, उसमें हम लोग टूटा एब्सोलूटा जो टमाटर में कीट लगता है उसको हम लोग कर सकते हैं। ग्रीन स्टिकी ट्रैप है जिसमें हम लोग ग्रीन लीफहॉपर वगैरह को हम लोग ट्रैप कर सकते हैं। तो इस विधि से हम लोग अगर इस विधि का प्रयोग करते हैं उन फसल में तो हमें छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसा कि आपने बताया कि कई सारी विधि है जिसके जरिए हम बिना कीटनाशकों का इस्तेमाल किए भी कीटों को हटा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें कि कीटों के अंडे और लार्वा जो फसलों को बर्बाद करते हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? कीट के अंडे और लार्वा को नष्ट प्रबंधन करने के लिए कई सारी विधियां हैं इसमें भी। जैसे मतलब खेत में अगर हम लोग खड़ी फसल में अगर हम बर्ड पर्चर एक होता है, वो भी यांत्रिक विधि के अंतर्गत ही आता है। बर्ड पर्चर का अगर हम लोग स्थापन या इंस्टॉलेशन कर देते हैं खेत के बीचों बीच प्रति एकड़ में 4 से 5 की संख्या में, तो खेत के अंदर जितने भी पक्षी वगैरह हैं, प्रेडेटर्स वगैरह हैं, उस पर बैठती हैं। बैठने के बाद से जहाँ भी उनको लार्वा दिखेगा, सूढ़ी दिखेगी फसल में, उसको पिक करके उसको खा करके उसको नष्ट कर देती है। और बर्ड पर्चर जो बनाया जाता है, जो टेक्निकली बनाया जाता है, उसमें क्या है कि जो कोई अगर उस लार्वा को हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद से क्या होता है कि वहाँ पे वो एडल्ट बनता है। एडल्ट बनने के बाद फिर वह एग लेइंग करेगा, अंडा देगा। अंडा देने के बाद जब वो अंडा दे देगा तो किसी न किसी सरफेस पे देगा, तो वहाँ पे हम लोग उसको कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर प्लांट छोटा है या झाड़ीदार प्लांट है तो उसको हम लोग सेकिंग के माध्यम से, हीटिंग या सेकिंग के माध्यम से उसको हम लोग वहाँ के करके वहाँ से करेक्शन करके हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर धान की फसल की बात करें हम लोग अगर, तो धान की फसल में अगर एग और लार्वा की अगर पोजीशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो रोप ड्रेजिंग एक मेथड्स होता है, विधि होती है रोप ड्रेजिंग, जिसमें क्या किया जाता है खेत के एक तरफ दूसरे तरफ एक आदमी रस्सी को पकड़ता है, जो नारियल रस्सी होती है जो थोड़ा सा रफ होती है, और दूसरी तरफ एक आदमी पकड़ता है और उसको पूरी तरह से उससे चला दिया जाता है। और इसके लिए शर्त यह है कि खेत में कम से कम 2 से 3 इंच तक पानी लगा होना चाहिए। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि खेत के जो पानी जमा है उसमें वो कीट के जो अंडे हैं या जो उसके लार्वा है वो उसके नीचे गिर जाते हैं, गिरने के बाद वो उसमें स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक टेक्निक, बहुत बढ़िया टेक्निक है जिसको हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक टिप क्लिपिंग होता है, जैसे धान की नर्सरी जब हम लोग करते हैं तो राइस हिस्पा राइस केस वर्म का एक अटैक आता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग को नर्सरी में जब नर्सरी तैयार होता रहता है तो उसी से हम लोग टिप को हम लोग कट कर देते हैं कैंची के माध्यम से। तो राइस हिस्पा या केसवर्म का जो एडल्ट होता है वो एक्चुअली बेसिकली टिप पे ही वो अंडा देता है, एग देता है, तो फ्लैट सरफेस पे एग नहीं दे पाता है, तो वहाँ फिर वो अंडे देने से वो वंचित रह जाता है। तो वहाँ पे हमारा ये टेक्निक बहुत कारगर होती है। फिर उसको हम वहाँ से नर्सरी को निकाल करके फिर वाले मेन फील्ड में जो लगाते हैं तो वहाँ भी समस्या नहीं आती है। फेरोमोन ट्रैप की अगर सर हम बात करें तो इससे हम किस तरीके से कीटों से बचा सकते हैं फसलों को? बिल्कुल मैम, फेरोमोन ट्रैप जो है उसके माध्यम से हम अपने फसल में लगने वाला कीट को हम लोग प्रबंधित कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उपकरण है जिसमें क्या होता है कि जब चूँकि कीट जो है उसकी मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो क्या होता है कि जो फीमेल का जो गंध होता है उसी गंध के अनुरूप प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल सिंथेटिक उस तरह का एक केमिकल तैयार किया जाता है, जिसको जो है एक प्लास्टिक की छोटी सी ब्लैक कलर की होती है, उसमें उसको गंध को इनकॉर्पोरेट कर जाता है, उसको उसमें एब्जॉर्ब करा दिया जाता है। उसको एक छल्लेदार होता है फेरोमोन ट्रैप का जो मशीन है उसमें उसको लगा करके नीचे में पन्नी लगी होती है, उस पन्नी में नीचे से बांध देते हैं हम लोग उसका मुंह को, और उसको खेत में उसको हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। ल्यूर, उसको हम लोग ल्यूर बोलते हैं, जो हम बात कर रहे हैं ल्यूर बोलते हैं। उस ल्यूर को हम लोग उसमें लगा देते हैं। लगाने के बाद उसका जो है स्मेल जो है पूरे खेत में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में उसका फैल जाता है। तो चूँकि उसमें फीमेल गंध रहता है जो आर्टिफिशियली तैयार किया गया है, तो जो उसके मेल जो इंसेक्ट हैं, कीट हैं, वो जो है मैटिंग करने के लिए वो उस सर्च करते वहाँ तक पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद चूँकि जो ल्यूर होता है उसमें कुछ केमिकल भी मिले होते हैं, जिसके बाद जैसे वहाँ बैठेंगे थोड़ा सा उसको सक करेंगे, थोड़ा सा उसको जीभ से मतलब करेंगे, तो उसके बाद से क्या होता है कि वो
केमिकल के प्रभाव से आने के बाद वो मर करके और वो उस पन्नी के अंदर वो इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार से हम फसलों में लगने वाले कीड़ों को हम लोग फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से हम लोग उसको कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से जो है ये वातावरण के अनुकूल है, इसमें कोई भी वातावरण को नुकसान नहीं होता है। और ज़्यादातर इसमें जिस अलग अलग कीड़ों के लिए, अलग अलग कीट के लिए अलग अलग लूर या वो तैयार की जाती है। चलते चलते हम चाहेंगे सर हमारे कृषि भाइयों को आप कुछ सुझाव दें ताकि वो अपनी फसल को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैदावार कर सकें। किसान भाइयों से हमारा आग्रह है कि रासायनिक कीटनाशकों का जो आप लोग प्रयोग कर रहे हैं उसको ना करें। उसके बदले में जो यांत्रिक विधि जो बताई जा रही है यहाँ पे, उसको जो आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि आपका खर्चा भी नहीं आएगा और आपका फसल में लगने वाले जो कीट हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। साथ ही जो आपके खेत में जो मित्र कीट हैं, जो लाभदायक कीट हैं, वो भी जीवित रहेंगे। तो इस माध्यम से हम अपने जो हमारे जो खेत का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको हम लोग संतुलित बना सकते हैं, उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। उससे जो अनाज होगा वो अनाज हमारा पूरी तरह से रसायन मुक्त होगा और वो स्वास्थ्यवर्धक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दर्शकों, आज के अंक में आपने देखा कि किस तरीके से यांत्रिक विधि के जरिए हम सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से अपने फसलों को तैयार कर सकते हैं। सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन योजनाओं के जरिए आप अपने फसल को और भी बेहतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर बनी एक शॉर्ट फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।
आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।